स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य योजना संख्या 3 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उप विषय इतिहास से है और आज का प्रकरण है हमारा वैदिक सभ्यता। तो अगर आप बीएड 3rd सेमेस्टर में हैं और आप लेसन प्लान सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे होम पेज पे जा करके वहां से हिस्ट्री के लेसन प्लान देख करके सामाजिक विज्ञान में बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में 1 और 2 लेसन प्लान को लेकर के बात की थी, जो कि आपका जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित था, और जो दूसरा प्रकरण था आपका वो था नदी घाटी की सभ्यता। तो अगर आप बीएड 3rd सेमेस्टर में हैं तो आप बिल्कुल लेसन प्लान दे करके अपने लेसन प्लान की फाइल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाठ्य योजना संख्या 3। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ्य योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा दिनांक, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा। विषय यानी सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। उसके बाद चक्र यानी पीरियड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अदरवाइज जो जैसे पढ़ा है आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। कक्षा की बात की जाए तो क्लास आपकी 6 है। उपविषय आपका इतिहास है, ठीक है, क्योंकि इतिहास में ही आपका प्रकरण है वैदिक सभ्यता। अवधि यानी टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये आपका 35 मिनट है। आप चाहें तो इसे 30, 35 मिनट, 40, 45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि कक्षाएं छोटी हैं तो आपका जो टाइम पीरियड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर देखेंगे हम प्रकरण। सबसे पहले आप डालेंगे प्रकरण है आज वैदिक सभ्यता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो आपके विषय यानी जो आपका उप विषय होगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, तो उससे संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देंगे, जिनका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में भी कर सकेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तीसरा पॉइंट है फिर तीसरा पॉइंट है छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना है। चौथा है छात्राओं में गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन कराना, उसके प्रति रुचि जागृत करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को अतीत में हुई भूलों से सीख प्रदान करना तथा अपने जीवन में उसका प्रयोग करवाना। तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे अपने उप विषय से, ठीक है, यानी इतिहास से। आप यहाँ पर 5 पॉइंट दिए, आप 3 भी लिख सकते हैं। फिर देखेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए, ये आपके प्रकरण है वैदिक सभ्यता, तो उससे संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं वैदिक सभ्यता के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं वैदिक काल की उपलब्धियों के बारे में जान सकेंगे, ठीक है। तो ये था ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा देखेंगे हम बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं वैदिक सभ्यता का बोध कर सकेंगे। तो इसी में देखेंगे हम कुछ और पॉइंट, यानी बोधात्मक उद्देश्य में। फिर बोधात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं आर्य समाज से संबंधित संपूर्ण जानकारी का बोध कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता को समझ सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र छात्राएं आर्यों द्वारा किए गए कार्यों व उनकी उपलब्धियों को समझ सकेंगे। फिर मनोगत्यात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र छात्राएं आर्यों की समुचित सभ्यता का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं आर्यों की ग्रामीण सभ्यता व भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह जैसे यहाँ पर 2-2 पॉइंट दिए हैं, आप 1-1 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में आप ये सारी हेडिंग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इन्हें आराम से लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे इसमें सहायक सामग्री, यानी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपने श्यामपट्ट का प्रयोग किया, चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, कोई चित्र या चार्ट, ठीक है। तो आप जो भी चीजें यूज करते हैं टॉपिक को पढ़ाते समय आप इसमें दिखाएंगे TLM में। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्रों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं वैदिक सभ्यता से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आगे हम देखेंगे इसी में प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसमें आपके 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। अगर आप छात्र अध्यापक है तो यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया डालेंगे, ठीक है। इसमें आपने पहला प्रश्न किया रामायण व महाभारत के रचयिता कौन थे। बच्चों ने उत्तर दिया महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास जी थे।
दूसरा आपने फिर से प्रश्न किया महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए, बच्चों ने बताया संस्कृत में। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया इन दोनों महाकाव्यों का संबंध किस काल से है। तो यहाँ छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हुआ, छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता, वो निरुत्तर हो गए। आप यहाँ ब्रैकेट में समस्यात्मक प्रश्न डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यही से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम लोग आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता का अध्ययन करेंगे या वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह उद्देश्य कथन आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप टॉपिक को पढ़ाएंगे, टॉपिक से रिलेटेड ही आप विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। नहीं आने पर उत्तर के माध्यम से स्पष्टीकरण देते हुए पूरे पाठ को पढ़ाएंगे। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर तीसरा है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र संभावित अनुक्रिया, शिक्षण विधि या प्रविधि, श्याम पटकार। तो ये थे आपके 6 कॉलम, जैसे आप बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही आप कॉपी कर सकते हैं। फिर आपने विकासात्मक प्रश्न डाल के पहला प्रश्न किया आर्यों की भाषा क्या थी, बच्चों ने बताया संस्कृत थी। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता किस प्रकार की थी। यहाँ पर छात्र निरुत्तर हुए, बच्चों को इसका उत्तर नहीं पता। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हुई क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राओं का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हुई। तो देखेंगे आप स्पष्टीकरण में क्या कुछ समझाएंगे। क्रम संख्या 1 डाल रहे हैं क्योंकि आप वैदिक सभ्यता 1500-600 ईस्वी पूर्व में जो है आपकी, इसमें आप लिखेंगे सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब चुके थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना प्रारंभ कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। गांवों में किसान खेती करते थे और दूसरे कारीगर जो थे वो तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे और जिसका अर्थ था श्रेष्ठ, ठीक है। आर्यों का अर्थ था श्रेष्ठ, उत्तम यानी, ठीक है, जिसे उत्तम भी कहेंगे। फिर आगे आप लिखेंगे आर्य सभ्यता काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों में रहते थे। वहां से वे फैलते गए। यह सबसे पहले पंजाब अफगानिस्तान में बसे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। इनके पास हजारे की संख्या में पालतू पशु थे, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप पूरा स्पष्टीकरण देंगे वैदिक सभ्यता का। छात्र क्रिया में छात्र जो है इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण दिया, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो आप देख सकते हैं आपका टॉपिक कितना बड़ा। आप चाहें तो वैदिक सभ्यता डाल करके कुछ पॉइंट, ठीक है, मेन जैसे कि आप लिख सकते हैं आर्यों को क्या कहते थे, आर्य कहाँ से आए, उनका पशु मतलब वो उनका पालतू पशु क्या था, वो क्या क्या पशुपालन करते थे, ठीक है। तो ऐसे आप पॉइंट वाइज भी उनके बारे में लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे थ्योरी वाइज ही लिखें। और यहाँ पर श्याम पटकार की बात हो गई तो यहाँ वैदिक काल 15 ईस्वी से शुरू हुआ और 600 ईस्वी में रहा। तो ये जो 1500 ईसा पूर्व है और 600 ये आपका पूर्व और उत्तर दोनों वैदिक काल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप चीजें देख करके बिल्कुल लिखेंगे। फिर यहाँ पर फिर से देखिए स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण में फिर से आप वैदिक सभ्यता के बारे में ही बताएंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई, ठीक है। तो आप देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही चीजों को कॉपी करके लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता ऐसे करते हुए आप वीडियो पॉज करके इन्हें आराम से पढ़ के देखिएगा और जो भी चीजें सही लगे आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ से हमारा विकासात्मक प्रश्न दूसरा शुरू होगा। इसमें आप डालेंगे आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता किस प्रकार की थी। बच्चों ने बताया ग्रामीण सभ्यता थी। क्यों बता पा रहे, क्योंकि आपने बच्चों को यहाँ पे बताया है सब, ठीक है। तो आप स्पष्टीकरण जरूर डालिएगा, इसमें आप लिखिएगा जो भी आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि चल रही है क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्राएं या छात्र उनका उत्तर दे रहे हैं। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया आर्य का क्या अर्थ है, तो बच्चों ने बताया आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या इसे उत्तम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने स्पष्टीकरण में जो समझाया बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं। फिर देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आर्यों की वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी। यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो गया क्योंकि बच्चों को तो इसका उत्तर नहीं पता, छात्र निरुत्तर हो गए। फिर आप इसी को लेकर चलेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु में। इसमें आप लिखेंगे आर्यों की वर्ण व्यवस्था। इसमें आप लिखेंगे आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे।
राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। ठीक है, तो इस तरह आप दिखाएंगे। आप इसे पढ़ लीजिएगा, पॉइंट में करके आप लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान की कॉपी में। आप वीडियो पॉज करके इन सारी चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा। तो यहाँ से शुरू होगा आर्यों की वर्ण व्यवस्था, यहाँ तक आपका रहेगा। अब ये नेक्स्ट पन्ने पे जाएगा, उससे हम देख लेंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ आपने फिर पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। और आप ऐसे ही शामपटकार में आर्यों का वर्ण विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, तो 4 प्रकार से आप दिखाएंगे। तो आप इन चीजों को देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसी के आप आगे और क्या पॉइंट लिखेंगे। तो आप फिर आगे डालेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में फिर से आप आर्यों की वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से बताएंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो आप वीडियो पॉज करके स्पष्टीकरण भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अदरवाइज जो जैसे दिया है आप कॉपी करना चाहें तो बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आपके चेक्ड लेसन प्लान है, यानी कॉलेज में चेक किए हुए ही ये लेसन प्लान प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगले पन्ने पे चलेंगे और देखेंगे आप क्या कुछ चीजें लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएगा आपका बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। इसमें आपने जो भी प्रस्तुतिकरण प्रश्न में चीजों को बताया है उससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे बच्चों से और उनका बौद्धिक स्तर जांचेंगे कि कितना उन्हें टॉपिक समझ में आया है जो भी आपने पढ़ाया है। इसमें आपने पहला प्रश्न दिया आर्यों का क्या अर्थ है, यानी आर्य का क्या अर्थ है। दूसरा है आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है आर्यों की वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी थी। चौथा है आर्यों का वर्ण विभाजन किस आधार पर किया गया। तो इस तरह आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न बच्चों को देंगे। उसके बाद हम देखेंगे शामपटकार यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इसे भी आप लेसन प्लान की कॉपी में लगाते हैं। शामपटकार यानी ब्लैक बोर्ड की बात की जाए तो आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से ऐसे ही चीजें मेंशन करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक चार्ट नहीं है या स्पार्कल पेन नहीं है तो आप एक बॉक्स बना करके उसको पेंसिल कलर, ब्लैक पेंसिल कलर से हल्का शेडिंग करिए और इसमें भी आप ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय, चक्र, अवधि और प्रकरण। जैसे आपने फर्स्ट पेज पे डाला था बिल्कुल ऐसे ही डाल सकते हैं और ऐसे ही आर्य का अर्थ लिख सकते हैं। आर्य द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऐसे ही सारी चीजें आप आर्यों के बारे में दिखा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न दिए हैं, ये भी आप शामपटकार में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप शामपटकार अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। अदरवाइज आप कॉपी करना चाहें तो ये सारी चीजें आप कॉपी कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। उसके बाद निरीक्षण कार्य यानी ऑब्जर्वेशन की बात आएगी तो आप कक्षा का निरीक्षण तब करेंगे जो भी आप कार्य शामपट पर देंगे। जब छात्र छात्राएं उसको उतारेंगे तब आप घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करते हुए उनको सहायता भी करेंगे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे शिक्षिका द्वारा या शिक्षक द्वारा छात्राओं को शामपट कार्य उतारने का निर्देश दिया गया और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण किया गया। तो इस तरह आप निरीक्षण कार्य लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे आर्य का क्या अर्थ है, दूसरा है आर्यों की भाषा कौन सी थी, तीसरा है आर्य समाज के 4 वर्णों के नाम बताइए, आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी। तो इस तरह आप रिवीजन वर्क क्लास में बच्चों को देंगे और बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से पूरे टॉपिक का अभ्यास भी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सबसे लास्ट में गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। होमवर्क में आप कोई भी प्रश्न बच्चों को घर से करने के लिए दे सकते हैं, जैसे कोई प्रश्न उत्तर हो गए, सही गलत, मिलान, बहुविकल्पी प्रश्न, टिप्पणी। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया है सही गलत पर निशान लगाइए। पहला पॉइंट है आर्य समाज में 4 वर्ण थे, तो बच्चे बताएंगे सही है कि गलत। दूसरा है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तीसरा है ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा है आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। तो इस तरह आप सही गलत बच्चों को घर से करने के लिए देंगे और बच्चे इसे घर से करके लाएंगे और यहाँ पर हमारा जो पाठ योजना संख्या 3 था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप लेसन प्लान की फाइल से करा करके अपने सब्जेक्टिव टीचर से साइन करवाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 4 को लेकर के, जो कि आपका कक्षा 7 से रहेगा और प्रकरण रहेगा आपका शाहजहां। तो शाहजहां को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के द्वारा आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।